नमस्कार, सुबह के 11 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है बिग ब्रेकिंग का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और बात सीधे पीएम मोदी के मॉस्को दौरे की, क्योंकि इसका बड़ा असर हुआ है। क्योंकि रूस की सेना में शामिल भारतीयों को छोड़ने पर रूस राजी हो गया है और रूस भारतीयों के देश वापसी में भी मदद करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस की सेना में शामिल भारतीयों को छोड़ेगा रूस और इस पे सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने यह मुद्दा कल उठाया था। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने ये मुद्दा उठाया था और उसके बाद से भारतीयों की देश वापसी में मदद करेगा रूस। रूस की सेना में शामिल भारतीयों को रूस छोड़ेगा। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे का ये बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर है पीएम मोदी। भारत और रूस के बीच रिश्ता नए आयाम गढ़ने जा रहा है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति की यह मुलाकात भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे तो खोलने वाली ही है। साथ ही यह मुलाकात कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी बेहद ही ज्यादा अहम साबित होने जा रही है। एक ऐतिहासिक घड़ी, एक ऐतिहासिक मुलाकात, एक ऐतिहासिक यात्रा। एक ऐतिहासिक सफर। भारत और रूस की दोस्ती का भूत, भविष्य और वर्तमान किसी से नहीं छिपा। सोवियत संघ से लेकर मौजूदा रूस तक दोनों देशों के बीच रिश्ते अभूतपूर्व रहे हैं और यही वजह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का कांटा रूस की तरफ शिफ्ट हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच 22वीं सालाना शिखर बैठक के कई डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन का अपना महत्व है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुलाकात को नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। We are, after all, two countries who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. आंकड़ों से समझते हैं कि भारत और रूस के बीच इस मुलाकात के मायने क्या होने वाले हैं। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब अमेरिकी डॉलर का रखा गया था, लेकिन वाणिज्य विभाग से आया डेटा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 अरब डॉलर पहुंच गया। और इस तालमेल की नींव पड़ी थी शीत युद्ध के वक्त, जब सोवियत संघ ने महाशक्ति के रूप में और भारत ने विकासशील देशों के अंग के रूप में आपसी सहयोग किया था, जिसका असर दोनों देशों के मौजूदा सहयोग को लेकर देखा जा सकता है। भारत रूस को उसकी जरूरतों का सामान निर्यात करता रहा है, जिसमें दवाएं, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज, लोहा और स्टील शामिल है, जबकि रूस की तरफ से तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्स, बेशकीमती पत्थर और वनस्पति तेल आयात होता है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी बेहद खास रहे हैं। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। मौजूदा वक्त में रूस भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंक शामिल हैं, जबकि MiG-21, Su-30, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान भी इस साझेदारी का हिस्सा हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत की आधी से ज्यादा पारंपरिक सबमरीन सोवियत डिजाइन की हैं। सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं। तो उस की संभावना है, जिसके बारे में बातचीत करेंगे।
चीन से तनातनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ रिश्तों का जो संतुलन बनाया है उसे भारत की कूटनीतिक ताकत ही कहा जा सकता है। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान किया तो भारत ने रूस के खिलाफ अमेरिका के रवैये की अनदेखी की और तटस्थ रहकर रूस का साथ दिया। ये भी एक वजह है कि मोदी और पुतिन के इस नई मुलाकात का असर अमेरिका में भी हो रहा है। पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वो इसे महत्व देते हैं और वो गलत नहीं है। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। इतना ही नहीं, भारत और रूस का सांस्कृतिक जुड़ाव भी किसी से छिपा नहीं है। सोवियत संघ के जमाने से ही दोनों देश एक दूसरे की सांस्कृतिक भावनाओं का आदर करते आए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के लिए रूस पलक पावने बिछाए है। उमंग है, पब्लिक सब वी आर वेटिंग फॉर हिम। लोग तरह तरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब कोई अपने अपने कोई कल्चरल प्रोग्राम्स कर सोच रहे हैं कुछ है। हम अपने मेनू में भी कई गुजराती डिशेस वगैरह इंट्रोड्यूस किए, लॉट्स ऑफ थिंग। इवन द मेनू दैट इज मेड स्पेशली, उसमें भी कई नया आइटम्स हम लोग इंट्रोड्यूस किए गुजरात से। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। जाहिर है दोस्ती का ये नया दौर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़ी हुई, क्योंकि ज्ञानव्यापी परिसर स्थित वजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और आज को होने वाली सुनवाई में पहली बार दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता यानी कि राखी सिंह की तरफ से दाखिल याचिका की गई है और याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया है उसी तरह से सील वजू खाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होनी है। और सीधे खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां घात लगाए बैठे आतंकियों ने भारतीय सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि ग्रेनेड से हमला भी किया, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए और 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। 5 जवानों में भी 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। ये आपको तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ग्रेनेड भी फेंका। हमले के वक्त सेना की गाड़ियां गश्त पर थी और उसी दौरान आतंकियों ने काराना हमला बोल दिया। कठुआ आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और जम्मू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी जांच एजेंसियां अलर्ट पर है। और इधर कठुआ में आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन को तेज करते हुए स्पेशल फोर्स को मुठभेड़ वाली जगह पर उतारा है। रात में हेलीकॉप्टर से विशेष कमांडो कठुआ पहुंचे। जंगल में छिपे आतंकियों की नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाश की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं रात में किस तरह ड्रोन के कैमरे से जो छिपे हुए आतंकी हैं उस पूरे जंगल के बीच में उनकी तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आतंकियों की तलाश जारी है और इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। और वहीं मुद्दा कुछ भी हो, राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमला कैसे हुआ, आतंकियों ने वहां कहां से गोलीबारी शुरू की और सेना ने कैसे उसका सामना किया, पूरी कहानी वहां मौजूद चश्मदीदों की जुबानी आपको सुनाते हैं। दो गाड़ियां आर्मी वाली के आ गई और इधर से एक टिपरा आया साइड से, उनको ने क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू हो गई।
तो वहां की जुबानी आपने सुनी और सियासत ना हो मुद्दे पर, ऐसा हो नहीं सकता। वही हुआ जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी जो हमले हुए उसमें सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कठुआ आतंकी हमले की निंदा करते हुए लिखा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। वहीं कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर में शांति के वादों को दावों को खोखला करार किया है। बीजेपी ने सभी आरोपों के जवाब में एक बार फिर अपनी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है। जिस तरह की वारदातें पिछले 4 दिनों से हो रही हैं, खासकर के चुनाव के बाद, ये समय से परे है, लोगों में गुस्सा है, ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं है। बसोली वाले एरिया में आप ज्यादा देखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के इन्फॉर्मर, अंडरग्राउंड वर्कर्स आकर के जब इस प्रकार के करते हैं तो कभी कभी वो कामयाब भी होते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लेकिन इस आतंकवाद से लड़ने के लिए, इस कोल्ड वार से लड़ने के लिए पाकिस्तान जानता है कि सीधे लड़ाई में तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन इस लड़ाई में वो प्रयास करता रहता है। और अब बात अजमेर से बड़ी खबर की। अजमेर के केकड़ी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी। दरअसल 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची के रिश्तेदार ने ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, किसी और की जरूरत नहीं है। परिवार के सदस्य उस समय घर के बाहर गए हुए थे, तभी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की तो बच्ची लहूलुहान हालत में पाई गई। बच्ची को केकड़ी अस्पताल के बाद जेएलएन अस्पताल लाया गया। बच्ची का जेएलएन अस्पताल में ऑपरेशन होगा, ऐसी बात डॉक्टर्स कह रहे हैं। केकड़ी थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। तो किसी बाहरी ने नहीं इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया, बल्कि इस घिनौने वारदात को अंजाम घर के ही लोगों ने दिया ही, घर के एक लोग ने ही दिया है। जब कोई परिजन घर में मौजूद नहीं थे तब बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। मासूम 5 साल की बच्ची जिसको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, उसके साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर्स जैसा कह रहे हैं उसकी मेडिकल परीक्षण करने के बाद कि ऑपरेशन होगा और फिलहाल उसका ऑपरेशन अभी जो प्राथमिक उपचार है वो किया गया है। उसके बाद जेएलएन अस्पताल में उसको लाया गया जहां पर उसका ऑपरेशन किया जाएगा। 5 साल की बच्ची के साथ अभी भी वारदात के अंजाम थमते हुए नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी भी बलात्कार जैसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है। 5 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत। जी बिल्कुल, ही परिवार के सामने अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये एक दुखदाई घटना है, क्योंकि 5 साल की बच्ची को उसके ताऊजी के परिवार के पास छोड़ के जो है दोनों माता पिता है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे और इसी दौरान उनका ही जो रिश्तेदार है, बताया जा रहा है कि चाचा का जो लड़का है, ताऊजी का जो लड़का है, वो उसे अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ इस तरह की जो हैवानियत है वो की गई, जिसके बाद लड़की जो है लहूलुहान हालत में वहीं मिली और पुलिस को जो इस मामले की सूचना है केकड़ी शहर थाना पुलिस को दी गई है। और इसके साथ साथ जो परिजन है वो खासे, क्योंकि मासूम बच्ची है, इस तरह की जो हैवानियत जो है उसके साथ की गई है। दूसरे से क्या अपेक्षा करें जब अपने ही इस तरह की हरकत अगर करते हैं तो ये एक बड़ा मामला हो जाता है, गंभीर मामला हो जाता है। किस तरह की मानसिकता जो है शहर में व्याप्त हो रही है, इन सभी जो चीजों को लेकर भी समाज को सोचना होगा। तो ऐसे में फिलहाल जो है पुलिस इसने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और लड़की को घायल अवस्था में पहले केकड़ी ले जाया गया, जहां पर उसकी स्थिति क्योंकि गंभीर पाई गई, प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान है, तो ऐसे में उसे अजमेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन अस्पताल लाया गया है, जहां उसका फिलहाल जो है पूछताछ उससे की गई। उसके बाद जो है मेडिकल उसका करवाया जाएगा और उसके बाद जो है ऑपरेशन उसका किया जाना है। तो इस संगीन मामले को लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। कौन ये शख्स है, इसे लेकर जानकारी जुटाने के साथ साथ इस बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो अपने ही जब इस तरह से घिनौने अपराध को अंजाम दे। और अब बात उदयपुर से बड़ी खबर की, क्योंकि गैंगरेप में सजा काट रहा हिस्ट्री शीटर लोकेश पारगे की मौत की खबर निकलकर सामने आई। दरअसल हिस्ट्री शीटर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और एमबीएस हॉस्पिटल उसको पुलिस ले गई थी। इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही हिस्ट्री शीटर लोकेश पारगी ने दम तोड़ दिया। एमबी अस्पताल में पोस्टमार्टम
की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के दौरान तोड़ा है दम हिस्ट्री सीटर लोकेश पारगी। गैंग रेप की सजा काट रहा था, उस दरमियान तबियत अचानक से बिगड़ी। पुलिस जब हॉस्पिटल लेकर आई तो उसका उपचार चल रहा था और इलाज के दरमियान ही उसने दम तोड़ दिया। अब उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। और चलिए एक और बड़ी खबर, नीट फर्जीवाड़े में निकलकर सामने आया है, जहां पर जोधपुर एम्स का ये एमबीबीएस स्टूडेंट है जिसको सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान का ये रहने वाला है, बिहार में दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहा था और एम्स का स्टूडेंट बताया जा रहा है। बिहार में नीट की परीक्षा चल रही थी, वहां पर डमी कैंडिडेट के रूप में वो दूसरे की जगह पर अपना आइडेंटिटी बदलकर वो परीक्षा दे रहा था, लेकिन पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाया। जैसे ही भनक लगी धर दबोचा गया, लेकिन फिलहाल फरार चल रहा है। धर दबोचा मतलब कि मामले का खुलासा हुआ। घटना के बाद से आरोपी फरार छात्र है और पुलिस मतलब बिहार पुलिस ने खुद ये मामले पर केस दर्ज कर लिया है। खबर सीधे इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, क्योंकि दूसरी बार विधानसभा के अध्यक्ष संसद के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया और पौधारोपण अभियान में शामिल होने के लिए हालांकि इंदौर पहुंचे हैं ओम बिरला। देख सकते हैं कि किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं और उसके पौधारोपण के लिए सीधे ओम बिरला पहुंचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंदौर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। निश्चित रूप से इंदौर जो आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन की धरती है, जो हमेशा देश को प्रेरणा देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन को चुनौती के रूप में लेकर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, जिसको पूरा विश्व अपना रहा है, और जब हर व्यक्ति जन जागरूक होगा, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएगा, तो निश्चित रूप से हम दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ पाएंगे और पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए एक पेड़ माँ के नाम का अभियान पूरे देश में जन जागृति होगा। और अब बात सीधे असम में बाढ़ की, क्योंकि बाढ़ ने चारों ओर हाहाकार मचाया हुआ है। 24 घंटे में बाढ़ की चपेट में आने से 6 और लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक असम में बाढ़ से अब तक 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 27 जिलों में लगभग 19 लाख लोग अभी बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर लें तो अब तक 137 जंगली जानवरों की जान जा चुकी है। असम में लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और असम में खुद बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। बाढ़ पीड़ितों से और असम में आए बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार भी बैठक कर चुकी है और इसमें लेकर आप देखिए 24 घंटे लगातार जो मूसलाधार बारिश हो गई है उसने असम में बाढ़ की स्थिति भयानक हो गई है, जिसमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मौत के आंकड़े भी निकलते आ रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो वहां पर 100 से ज्यादा जंगली जानवर इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और बाढ़ और बारिश ने सिर्फ असम ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें है स्कूल कॉलेज को बंद रखने, इनमें है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान, मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने माया नगरी मुंबई की हालत
खस्ता करती है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जैसे कि शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, बरेली में बाढ़ से हालात खराब हैं। आपको हम कुशीनगर, बलरामपुर, कन्नौज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें तमाम ऐसे जिलों की हैं उत्तर प्रदेश की 76 जिलों में से, जहां पर जल प्रहार देखा जा रहा है। शाहजहांपुर की खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके डूब गए हैं। दूसरी तरफ पीलीभीत में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है। वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी नदी के बहाव में धंस गई है। कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर कम होने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं कन्नौज में गंग नहर की कटान ने तबाही मचा गई है। कटान से खेतों में घुसे पानी ने सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो गई है। तो ये तमाम 6 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो बलरामपुर की बात की जाए या फिर शाहजहांपुर की या फिर कन्नौज या फिर पीलीभीत, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी, हर जगह पर बाढ़ से हाहाकार है। और क्या जमीन पहाड़ों की भी हालात वैसे ही हैं। अगली खबर जो आपको बता रहे हैं वो उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। जोगीधारा के पास बंद पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आने से हाईवे बंद कर दिया गया है। वहीं बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पहाड़ से मलबा सड़क पर गिर रहा है। धीरे धीरे पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गया। वहीं हाईवे बंद होने से सुबह से यात्री फंसे हुए हैं। बारिश भले ही अभी रुक गई हो, लेकिन लैंडस्लाइड ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में धूप खिल चुकी है और अब उसके बाद पहाड़ों के चटकने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि मौके पर 2 मशीन लगाकर सड़क को खोलने का काम जारी है, लेकिन अभी भी हाईवे खोलने में काफी समय लग सकता है। प्रशासन यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रुकने की अपील कर रहा है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को लगा दिया गया है। और ऐसे ही कुछ हालात हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी हैं। अचानक पहाड़ से सैलाब निचले इलाकों में बसे लोगों पर मौत बनकर बरस पड़ा है। पानी के साथ गिरे बड़े बड़े पत्थरों ने क्या घर क्या सड़क सबको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ और जमीन खिसकने जैसी स्थिति बन गई है। शिमला में जमीन खिसकने से निचले इलाकों में बसे घरों पर जल सैलाब टूट पड़ा है। पानी के साथ गिरे बड़े बड़े पत्थरों ने क्या घर क्या सड़क सभी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। वहीं प्रशासन ने हालातों को पूरी मुस्तैदी से निपटाने का भरोसा दिया। महकमा तैयार है, पीडब्ल्यूडी तैयार है, आईपीएच, बिजली बोर्ड सब अलर्ट पे हैं कि बरसात को लेके मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश किए थे अधिकारियों कि हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। वहीं मौसम विभाग ने शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले 48 घंटे प्रशासन और जनता के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। और इन तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही, और आगे जरूर देखिए 100 गांव 100 खबर।